Hello and welcome to my channel. I am Rishabh Jain and I am here to guide you through financial management and strategic management. These subjects are not just about passing exams, they are the foundation for making smart decisions in your career and life. Whether you are preparing for exams or looking to sharpen your understanding, you are in the right place. Let's make learning simple, engaging, and rewarding. Together, let's get started. हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ADL मैट्रिक्स। ठीक है, ADL मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग को पढ़ाई करना है। ADL मैट्रिक्स जो कि है आर्थर डी लिटिल मैट्रिक्स, ये एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है। ठीक है, और ये टूल क्या करता है, ये असेस करता है बिजनेस के पोजीशन को, पोजीशन कहाँ जिसके लिए इन इट्स इंडस्ट्री, और वो गाइड करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल ले कि कोई एक टेक स्टार्टअप है। अभी वो टेक स्टार्टअप क्या कर रही है, अभी जस्ट स्टार्ट किया है उसने वो, और यहाँ पे वो जिस इंडस्ट्री में एंटर कर रही है, हो सकता है वहाँ पे उसका मार्केट पोजीशन अभी कम है, लेकिन उसके पास वो इनोवेशन की शक्ति है, जिसके चलते इनोवेशन के चलते उसका कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है मार्केट में वो डोमिनेंट है, वो बहुत अच्छा कर सकती है। ठीक है, अभी स्टेज उसका अगर इंडस्ट्री में मेच्योरिटी स्टेज पे देखे तो अभी एम्ब्रॉयनिक है, अभी वो जस्ट आई ही है, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन पे। तो ऐसे में यहाँ पे उसका मार्केट पोजीशन, उसमें क्या स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना चाहिए, तो उसको मार्केट पेनिट्रेशन का स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए और ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हमारे को कौन बताएगा, ADL मैट्रिक्स बताएगा। ठीक है, अब हम लोग ADL मैट्रिक्स कैसे बनता है इस बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ADL मैट्रिक्स, हम लोग को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशन लेना है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन। और ये पोजीशन क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपका पोजीशन बनेगा डोमिनेंट। ठीक है, कि एकदम बहुत अच्छा, आपके अलावा वहाँ पे मार्केट में कोई और काम कर ही नहीं सकता है, एकदम डोमिनेट करके आप चलते हैं, तो ये डोमिनेंट स्टेज होता है। उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, डोमिनेंट, तो सबसे ऊंचा स्टेज हो गया। फिर अगर आपका कोई स्टेज बनता है तो है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्टेज में आपके सारी चीज़ें आपके अकॉर्डेंस में चल रही है। आपको देखना है कि आप भले ही मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको कोई क्या बोलते हैं, बुली भी नहीं करके जा सकता है, तो आप उस जगह पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में माने जाओगे। फिर उसके बाद आएगा आपका फेवरेबल स्टेज, फेवरेबल स्टेज, जहाँ पे आपके लिए सब चीज़ फेवरेबल चल रहा है। ठीक है, चीज़ें आपके हक में चल रही हैं और आप उसके साथ अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, फिर और कौन सा स्टेज आएगा, अब आपके पास ना बुरा स्टेजेस चलना चालू होता है। अब आपके पास टेनेबल स्टेज है, बस कि भाई गुजर बसर हो रहा है, सही चल रहा है, अभी फेवरेट आपके हक में भी सारी चीज़ें नहीं है, बट सब चीज़ को अकॉर्डेंस में लेके सारी चीज़ों को सारे कंप्लायंसेस को पूरा करके आपका किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। और फिर आपका वीक स्टेज आता है, जहाँ पे आपको कहीं भी आके कभी भी डोमिनेट कर सकता है, तो ये एक रिस्की स्टेज है। अब आपका हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री का मेच्योरिटी को लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री मेच्योरिटी, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा स्टेज आएगा, एम्ब्रॉयनिक। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, फिर आपका ग्रोथ का स्टेज आएगा। आपने पैदा लिया, अब आप बड़े हो रहे हो, बड़े होके आप क्या हो जाओगे, मेच्योर हो जाओगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेज मेच्योर का है, और उसके बाद लास्ट में आपका डिक्लाइन होगा। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि आपका मार्केट में कौन सा पोजीशन में है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों को कौन बताता है, ADL मैट्रिक्स बताता है। ठीक है, ADL मैट्रिक्स क्या करता है, ये बिजनेस पोजीशन बताता है इंडस्ट्री में और गाइड करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में। ठीक है, यहाँ पे अपन ये एक कॉम्बिनेशन है इंडस्ट्री की मेच्योरिटी और कॉम्पिटिटिव पोजीशन का। ठीक है, नाउ बिजनेस, द मैट्रिक्स क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजीज उनके लिए क्या रहेगा, ताकि वो सस्टेन कर सके और इम्प्रूव कर सके अपना मार्केट पोजीशन को, क्या क्या कर सके, सस्टेन कर सके और इम्प्रूव कर सके अपने मार्केट के पोजीशन को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ ADL मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है,
की कंपोनेंट्स ऑफ एडीएल मैट्रिक्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो बनाया वो था इंडस्ट्री का मेच्योरिटी, ठीक है, इंडस्ट्री का मेच्योरिटी। अब इंडस्ट्री मेच्योरिटी में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कौन कौन सा हम लोगों ने इंडस्ट्री मेच्योरिटी में देख के रखा है। वहाँ पे सबसे पहले है एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जहाँ पे न्यू इंडस्ट्री विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल अभी इंटर कर रही है, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ का स्टेज, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ आपको मिल रहा है और कंपटीशन भी साथ ही साथ इंक्रीज होते जा रहा है। फिर आता है मेच्योरिटी स्टेज, मेच्योर, जहाँ पे स्टेबल इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री तो अपना स्टेबल हो जाती है, उनका मार्केट का पोजीशन अच्छा हो गया है, मार्केट में उनका रीच अच्छा हो गया है, लेकिन ग्रोथ अब पहले से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, स्लो हो जा रहा है ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइनिंग स्टेज पे हम लोग आते हैं, जहाँ पे श्रिंकिंग हो रहा है इंडस्ट्री में विद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंडस्ट्री अब श्रिंक हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जा रही हैं, तो अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, तो अब इस इंडस्ट्री से आपको निकल जाने में फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव पोजीशन में हम लोग जो वर्टिकल एक्सेस में अपन ने बनाया था डोमिनेंट स्टेज, जहाँ पे आप क्या होते हो, मार्केट लीडर होते हो विथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। फिर आपका स्ट्रॉन्ग स्टेज होता है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज होता है, बट आप डोमिनेंट नहीं हो, कॉम्पिटिटिव एज है आपके पास लेकिन आप डोमिनेंट नहीं हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद फेवरेबल स्टेज आता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो एग्जिस्ट करती है पर आप लीडर नहीं बनते हो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप लीडर नहीं बन रहे हो। फिर टेनेबल स्टेज, जहाँ पे बेयरली आप मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हो। और लास्टली उसके बाद कौन सा स्टेज आता है, उसके बाद आपका वीक वीक स्टेज आएगा, ठीक है। वीक जो कि एक पुअर पोजीशन है विद लिमिटेड इन्फ्लुएंस, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायमेंशंस हेल्प डिफाइन स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, हम लोगों ने जो यहाँ पे देखा, दोनों का जब यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजिक पोजीशन है और इसके हिसाब से क्या आपका स्ट्रैटेजिक डिसीजन होना चाहिए। जैसे एम्ब्रॉयनिक और डोमिनेंट है तो यहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। उसी तरीके से बाकी और स्टेजेस जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका मार्केट में पोजीशन वीक है और आप मेच्योर स्टेज में भी हो, तो अब आपको कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, इस सब बारे में बात करते हैं। जैसे आओ यहाँ पे कुछ सिनारियोज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक टेक स्टार्टअप, जो कि दोनों का इंटरसेक्शन इसमें क्या क्या चीज़ का है, एम्ब्रॉयनिक और स्ट्रॉन्ग पोजिशन है, ठीक है। ये देखो एम्ब्रॉयनिक एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप is an in the artificial intelligence industry is an embryonic phase but has a strong competitive position। अभी वो embryonic phase में है लेकिन उनका competitive position जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि उन लोग इनोवेट कर रहे हैं, इनोवेशन उन लोग कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम लोग को फोकस करना चाहिए ऑन मार्केट पेनिट्रेशन एंड हैवी इन्वेस्टमेंट हम लोग को करना है R&D में, ताकि हम लोग आगे चल के लीडरशिप को मेंटेन करके रख सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कौन से स्टेज में, ये ग्रोथ और डोमिनेंट स्टेज में है, ठीक है। इनका इंडस्ट्री का मेच्योरिटी का कहाँ तक पहुँच चुका है, वो ग्रोथ में पहुँच चुके हैं, ठीक है। एम्ब्रॉयनिक से बढ़ के वो ग्रोथ में चले गए हैं और डोमिनेंट पोजीशन है इनका। तो अब इनको क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए, इनको मार्केट एक्सपेंशन का स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर एप्पल, अब वो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ठीक है। तो उनका स्ट्रैटेजी मार्केट एक्सपेंशन का होना चाहिए। कैसे वो कर सकते हैं ऐसा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ और न्यू ज्योग्राफिक मार्केट्स के साथ। नए ज्योग्राफिक मार्केट्स, नए नए और देशों में एप्पल अब इंटर करेगा, अपना मार्केट को एक्सपैंड करेगा। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, एप्पल एयरपोर्ट्स, एप्पल प्लस, बहुत कुछ वो लेके आएंगे और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ वो मार्केट में इंटर करेंगे और अलग अलग ज्योग्राफिक मार्केट्स में जाते जाएंगे। नेक्स्ट देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में क्या बात हो रही है कि अ मिड साइज टेक्सटाइल कंपनी
इज़ अ मेच्योर इंडस्ट्री, ठीक है, एक मिड साइज। यहाँ मेच्योर और टेनेबल है। टेनेबल क्या है इनका? कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है, और मेच्योर भी हो चुकी है, मतलब इनके हिसाब से अब ये लोग बहुत पुरानी इंडस्ट्री हो चुकी है, और ये लोग का जो गुजर बसर बस चल रहा है, इनके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पे टेनेबल में क्या बताया गया था? टेनेबल में बताया गया बेयरली होल्डिंग मार्केट शेयर। अब मार्केट में उनका शेयर ज़्यादा नहीं है, मेच्योर हो चुकी है कंपनी। अब मिड साइज टेक्सटाइल कंपनी इज़ अ मेच्योर इंडस्ट्री। स्ट्रैटेजी यहाँ पे फोकस क्या इन लोगों को करना चाहिए? इन लोगों का फोकस होना चाहिए इन कॉस्ट रिडक्शन एंड नीश मार्केट टू सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब आपका जो प्रोडक्ट जो अच्छा से अच्छा चल रहा है, उस नीश मार्केट को पकड़ के रखिए और कॉस्ट रिडक्शन पे ध्यान दीजिए, तभी आप लोग आगे चल के सर्वाइव करोगे। अब नेक्स्ट है कोल माइनिंग, जो कि है डिक्लाइन और वीक, दोनों ही इनके साथ फैक्टर्स है, ठीक है। इनका पोजीशन जो है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वो वीक है, और जो स्टेज है वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ गया है। तो कोल माइनिंग फर्म इज अ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री विद पुअर मार्केट पोजीशन। तो स्ट्रैटेजी है कि आप एग्जिट कर जाइए मार्केट को, या और इन्वेस्ट कीजिए रिसोर्सेज को अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हो, ठीक है। तो एडीएल मैट्रिक्स जो है वो स्पेशली यूजफुल है फॉर मल्टीपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कॉन्ग्लोमरेट्स, टू प्रायोरिटाइज रिसोर्स अलोकेशन अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स। अलग अलग बिजनेस यूनिट्स में प्रायोरिटाइज करने के लिए हेल्प करता है एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्पेशली देखो यहाँ बताया जा रहा है कि एडीएल मैट्रिक्स जो है स्पेशली यूजफुल है किसके लिए? मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए, जिनके पास अलग अलग इंडस्ट्रीज चल रही है उनकी, ठीक है। वो लोग ऑयल में भी है, तो एयरवेज में भी है, तो इस अलग अलग स्टेजेस में है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इसलिए इनको ज़रूरत पड़ जाता है कि ये लोग जान सके कि इनका अलग अलग स्टेजेस जो चल रहा है, अलग अलग पोजीशन में जो इनका इंडस्ट्रीज़ है, अलग अलग फैक्ट्रीज जो है, वो उन पे हमारे को कैसा स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए, इस काम आता है हमारे को एडीएल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोगों ने जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज को रेफर किया था, एम्ब्रॉयनिक के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है एम्ब्रॉयनिक, ये रेफर करता है समथिंग दैट इज इन इट्स अर्ली और बिगनिंग स्टेजेस। अभी एकदम बिगनिंग स्टेज में, अभी जस्ट इंटर ही किया है, मच लाइक एम्ब्रायो इन बायोलॉजी, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट। अभी इनिशियल स्टेज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो एडीएल मैट्रिक्स और बिजनेस स्ट्रैटेजी के हिसाब से एम्ब्रॉयनिक इंडस्ट्री जो है वो एक नया और इमर्जिंग इंडस्ट्री है, नया और इमर्जिंग इंडस्ट्री है, दैट इज still developing and not yet fully established. Such industries typically exhibit the following characteristics। और ये इस तरीके के इंडस्ट्रीज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं? हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है उनमें, ठीक है। अनसर्टेनिटी होता है कि मार्केट के डायनामिक्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजीज अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये नहीं पता चल सकता आपको अभी कि वो ज़्यादा टाइम सस्टेन करेगा कि नहीं, ठीक है। लिमिटेड कंपटीशन होता है क्योंकि अभी फ्यू प्लेयर्स ने इंटर किया है, एंट्री बैरियर्स अभी लो है, लेकिन और भी कॉम्पिटिटर्स अभी आगे चल के आ सकते हैं, ठीक है। अब हाई इन्वेस्टमेंट नीड्स है, नीड्स आपका हाई है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बिजनेस रिक्वायर करता है सब्सटैंशियल फंडिंग फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मार्केट क्रिएशन। अब कुछ एग्जांपल आपको एम्ब्रॉयनिक इंडस्ट्री के लिए बताया गया है, जैसे आ गया है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग ये अभी भी स्टिल इन इन्फेंसी है, विद अ फ्यू कमर्शियल एप्लीकेशन बट मैसिव फ्यूचर पोटेंशियल। तो ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज में माना जाएगा। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, ऐसा ये भी एक क्या बोलते हैं आपका एम्ब्रॉयनिक स्टेज में है। आर्टिफिशियल मीट, लैब ग्रोन मीट गेनिंग ट्रैक्शन बट स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल और अर्ली कमर्शियल स्टेज। तो ये इस तरीके के नए नए चीज़ें आ रही हैं जो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में छाई नहीं है, लेकिन इनका फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि what is the role of ADL matrix in assessing competitive position of a firm। तो हम लोग इसको कैसे बताएंगे कि ADL matrix जो है वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन, फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बताने के कैसे काम आता है। देखो ADL मैट्रिक्स अपन ने डिराइव कहाँ से किया?
फ्रॉम आर्थर डी लिटिल, जो कि एक विच इज़ अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एडीएल मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि हम लोगों ने ये नाम कहाँ से डिराइव किया, आर्थर डी लिटिल से, जो कि क्या है, वो एक पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड उन्होंने डेवलप किया था। ये एडीएल मैट्रिक्स एक पोर्टफोलियो एनालिसिस, आपके अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग कंपनीज हैं, उन पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है आपको जब, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, जो उनका प्रोडक्ट वो अलग अलग इंडस्ट्री बेच रही है तो उनका लाइफ साइकिल और कॉम्पिटिटिव पोजीशन दोनों को बेस करके पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए एडीएल मैट्रिक्स आया। ठीक है, द अप्रोच फॉर्म्स अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स, फिर हम लोग इसके दो डायमेंशंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस अप्रोच से दो डायमेंशन आता है, टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन स्टेज ऑफ इंडस्ट्री। क्या क्या दो डायमेंशंस है, पहला इंडस्ट्री मैच्योरिटी है, दूसरा फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। ठीक है, फर्म का कॉम्पिटिटिव पोजीशन है। ठीक है, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट। ठीक है, इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड द फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इन्वायरमेंटल असेसमेंट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट, इन सब पे बेस करके आपके दो डायमेंशंस बनते हैं। ठीक है, फिर the role of ADL matrix is to assess competitive position of a firm based on an assessment of following criteria। ठीक है, तो हम लोग ये जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन निकालते हैं, ठीक है, द रोल क्या है ADL मैट्रिक्स का, असेस करना कॉम्पिटिटिव पोजीशन किसी फर्म का बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये जो नीचे दिए हुए क्राइटेरिया है इनका असेसमेंट करके फिर ADL मैट्रिक्स बताता है कि क्या बोलते हैं कौन से पोजीशन में है अभी ये। ठीक है, तो सबसे पहले डोमिनेंट अलग अलग क्राइटेरियाज पे हम लोग यहाँ पे चर्च कर रहे हैं कि क्या ये जो इंडस्ट्री है ये अभी डोमिनेंट है कि नहीं है। तो डोमिनेंट के बारे में जब बात होगा तो क्या हम लोग देखेंगे कि दिस इज कंपैरेटिवली रेयर पोजीशन एंड इन मेनी केसेस इट इज cases is attributable either to monopoly or strong protected technological leadership। तो हम लोग वहाँ पे असेस करते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन को कि क्या ये जो कंपनी है हमारा कंपनी एक्स सपोज, तो क्या ये डोमिनेंट पोजीशन है। डोमिनेंट पोजीशन तो रेयर पोजीशन है। ठीक है, तो हम लोग डोमिनेंट पोजीशन के बारे में बता रहे हैं कि डोमिनेंट पोजीशन रेयर पोजीशन है, सबको डोमिनेंट पोजीशन नहीं मिलता है। हमारा रेलवेज जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में है क्योंकि वो डोमिनेट करता है इन मेनी केसेस। ठीक है, मोनोपोली जहाँ पे हम लोग इसको समझ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ठीक है, और इनको प्रोटेक्ट किया गया है टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप से क्योंकि उनके पास ही उस चीज़ की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो वो उसके लीडर है इसलिए उनका डोमिनेंट पोजीशन, कोई तरीका का टेक्नोलॉजी आपने डेवलप किया, अब वो लीडर ही आप हो, आपके पास ही वो टेक्नोलॉजी है तो आप वहाँ पे डोमिनेट कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन आता है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन कैसे आएगा, बाय वर्च्यू ऑफ दिस पोजीशन द फर्म हैज़ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओवर इट्स चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब देखो ये भेड़ चाल में नहीं चलते, इनके पास कंसिडरेबल डिग्री है। ठीक है, कि अब ये कैसा स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहते हैं, सस्ते दामों में देना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट की बहुत महंगा दाम में बेचना चाहते हैं। ठीक है, इनको ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब जैसे कि ये मान लो एक कोई नॉर्मल पेन मार्केट में है, नॉर्मल पेन जो है वो 10 रुपये का बिकता है और मैं आया और मैंने बोला कि मैंने एक नया पेन बनाया है और इसमें ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है, उस पेन से जो है बहुत स्मूथ और जो मार्केट में जितना भी वो क्वालिटी दे रहे हैं उससे दो गुना क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, तो लोगों को मेरे पेन में ज़्यादा वैल्यू नज़र आएगा। तो अब मैं अपने मार्केट में लीडर बन गया, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि चाहूँ तो 10 रुपये का वो चीज़ है तो 10 के अकॉर्डेंस में मैं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम क्या है कि मैं चाहूँ तो अपने पेन को और अलग 20, 30, 40, 50 भी क्या बोलते हैं वैल्यू दाम रख सकता हूँ क्योंकि मेरा पोजीशन स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि मेरे को उनके हिसाब से ही जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी को ही फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर मेरा सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर मेरे में कुछ भी डिफरेंशिएटिंग फीचर नहीं है, जो 10 रुपये का पेन दे रहा है वही मेरा पेन भी दे रहा है, तो मेरे को वही वैल्यू उसी मेरा स्टेज फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं रहूँगा, मेरा कॉम्पिटिटिव पावर मेरे पास नहीं रहेगा, मैं तो टेनेबल स्टेज में आ जाऊँगा। तो मेरे को उनका जो वैल्यू है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है 2 रुपया कम में भी देना पड़े। ठीक है,
or it's often able to act without its market position being unduly threatened by competitor. Competitor से strong position में competitors का डर नहीं होता है, ठीक है. फिर हम लोग आते हैं favorable stage में. This position which generally comes about when the industry is fragmented and no one competitor stand out clearly, results in the market leaders a reasonable degree of freedom. ठीक है, तो यहाँ सब फ्रीडम का बात है कि रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. यहाँ पे कोई एक प्लेयर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है. जैसे टेक्नोलॉजी का क्या बोलते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट ही है, तो सबके लिए फेवरेबल स्टेज अभी चल रहा है, ठीक है. लेकिन क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेड स्टेज अभी है, लेकिन सबको अपना अपना पोर्शन मिलता है. लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम टेक्नोलॉजिकल स्टेजेस टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में फिर भी जियो और उन्होंने जैसे ही अपना दाम बढ़ाते घटाते हैं तो वो उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है. टेनेबल स्टेजेस में क्या होता है, टेनेबल स्टेजेस में although the firms within the category are able to perform satisfactorily, ठीक है, अभी satisfactory चल रहा है, and can justify staying in the industry में क्यों है, इस बात को justify कर सकते हैं. They are generally vulnerable in the face of increased competition from stronger and more proactive companies in the market. ठीक है, तुम क्या बोलते हैं, समोसा बेच रहे थे, पर ऐसा कोई मार्केट में आया जो समोसा घर घर पहुंचा के दे रहा है, लोगों बटन दबा रहे हैं और समोसा मिल जा रहा है. तो तुम्हारा पास टेनेबल स्टेज था, तुम्हारा बिक रहा था समोसा, लेकिन कोई ऐसा आया जो कि कंपटीशन को पूरा डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो उस स्टेज में तुम्हारे को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है. और लास्टली वीक स्टेज है. द परफॉर्मेंस ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री इज जनरली अनसेटिस्फैक्ट्री. यहाँ पे जो पोजीशन होता है इसमें परफॉर्मेंस बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री होती है. ऑल्दो द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट डू एग्जिस्ट. अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आपका यहाँ पे थ्रेटेंड मार्केट है. तो हम लोग को ये समझ में आया कि एडीएल मैट्रिक्स जो है हम लोग को यहाँ पे क्लियरली दिखाते रहता है. देखो ये एक एडीएल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास मान लो कि डोमिनेंट पोजीशन है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और आप एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में भी है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप होल्ड कीजिए पोजीशन को एंड पुश करिए फॉर शेयर, ठीक है, और शेयर को लेने का कोशिश कीजिए. लिस्ट योर कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस यूनिट्स फॉर दिस क्वाड्रेंट. अब आपके मान लो कि फेवरेबल स्टेजेस में हो आप, ठीक है, और आपका ग्रोथ स्टेज है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट टू बूस्ट पोजीशन एंड शेयर. लिस्ट योर कंपनीज प्रोडक्ट सर्विसेज और बिजनेस यूनिट्स फॉर दिस क्वाड्रेंट, ठीक है. तो ये सारा आपको एडीएल मैट्रिक्स अलग अलग पोजीशन और मार्केट में क्या हो रहा है सब बताया जाएगा. वीक पोजीशन है और आप एजिंग भी कर रहे हो तो अबैंडन मार्केट, ठीक है. अगर आप वीक पोजीशन में और मेच्योर हो रहे हो तो टर्न अराउंड या अबैंडन मार्केट, ठीक है. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी लगाइए या अबैंडन कर जाइए. सो दिस इज इट. ये है एडीएल मैट्रिक्स. होप आप लोगों को समझ में आया. और आप लोग इसको वापस से रिवाइज करो, और कोई भी अगर आपको इसमें डाउट या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ. ओके, बाय, टेक केयर. I hope this session has helped you to clarify the concepts and gave you a solid understanding to build on. Remember, mastering this is a key step towards your success. If you found this video helpful, give a thumbs up and please share it with your friends and subscribe to the channel for more content like this. Your support motivates me to create more lectures like this. Keep learning, stay focused, and remember, every small step you take brings you closer to your goals. Thanks for watching, and I'll see you in the next lecture. Thank you.